हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में आप सबका फिर एक बार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र शासन ने जो हमें क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के ऊपर। उसके हम आज सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने एमसीक्यू पूरे सॉल्व किए थे, टोटल 131 थे। तो आज हम उसके आगे की लेने की पूरी कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो पर। तो हम अपने पीडीएफ पर आ चुके हैं। तो आपको याद होगा कि हमने पूरे 131 एमसीक्यू पूरे कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं कोरिलेशन। तो दोस्तों, कोरिलेशन में भी मैंने आपके लिए आंसर जोड़ा के रख दिए हैं। आपको मैं पर्स के सब आंसर बता देता हूं। जैसे कि एका बोरॉन को स्कैंडियम कहा गया है, तो एका एल्यूमिनियम को क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा जर्मेनियम। जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था तब मेंडेलियस ने बताए थे कि कुछ स्पेसेस उन्होंने ब्लैंक रखे थे। कुछ स्पेसेस उन्होंने ब्लैंक इसलिए रखे थे कि तब के टाइम पर ये एलिमेंट फाउंड हुए नहीं थे, पर उनका ये मानना था और उन्होंने पूरी रिसर्च करके बताया कि जब अगर ये एलिमेंट फाउंड होंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होगी और इसका नाम इसके जैसा हो सकता है। तो वैसे ही एका बोरॉन जब उन्होंने कहा था तो उसको हम आज के इसमें कहते हैं स्कैंडियम। वैसे ही एका एल्यूमिनियम मतलब आज के इसमें हम कहते हैं उसको जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था? वो बेस्ड था पूरा का पूरा एटॉमिक मास पर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी का जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस है पूरा एटॉमिक नंबर पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आ रहे हैं, तो ग्रुप 13 और ग्रुप 18 कौन से ब्लॉक में आएंगे? तो वो पी ब्लॉक में आएंगे। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं। ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये जो दो ग्रुप है वो एस ब्लॉक में है और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक वो पी ब्लॉक में है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रुप 13 एंड 18 पी ब्लॉक मींस थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें फोर्थ क्वेश्चन में मिल गया। ग्रुप 13 और 18 पी ब्लॉक में है, तो कौन से ग्रुप हमें डी ब्लॉक में मिलेंगे? तो आप पीपीटी देख सकते हैं, अपना पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप डी ब्लॉक में है 3rd से लेकर 12th तक। तो इसका आंसर है दोस्तों 3 to 12, ग्रुप 3 to 12। ठीक है दोस्तों, 2 एलिमेंट्स इन द सेम पोजीशन, ये डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ने जो अपना ऑक्टेव रूल दिया था, उन्होंने दो एलिमेंट्स एक ही पोजीशन में रख दिए थे, तो वो उनका डीमेरिट्स था, मींस डिसएडवांटेजेस था। तो ये 2 एलिमेंट्स इन द सेम पोजीशन डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव एंड प्लेस फॉर आइसोटोप्स मेंडेलियस। सो मेंडेलियस का ये एडवांटेजेस था, तो ये मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस, यहाँ पर मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस चाहिए। ठीक है दोस्तों, बेरिलियम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो सोडियम कौन सा मेटल है? वो है अल्कलाइन। ठीक है, Cl हैलोजन है, Ar नोबल गैस है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से है? ये है अल्कलाइन मेटल, और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये है। तो हमारा क्वेश्चन था कि Cl बेरिलियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, और सोडियम अल्कलाइन है। तो बेरिलियम कौन सा है हमारा? बेरिलियम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और सोडियम जो है अल्कलाइन मेटल। ठीक है, और नेक्स्ट है उसमें ही Cl कौन से इसमें आ रहा है? वो हैलोजन ग्रुप में है, और Ar कौन से इसमें है? वो नोबल गैस में है। तो दोस्तों, मेरे आपसे एक विनती है कि आप अगर पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं तो आपको फर्स्ट ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, नोबल गैस ग्रुप और कुछ मेटोलाइट्स, नॉन मेटल्स और कुछ हाईली रिएक्टिव मींस अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये कुछ एलिमेंट्स है जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जो इस क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, जैसे कि नेम द फॉलोइंग, वहां पर हमें पूछा गया है कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि विच इज द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम लिथियम, और विच एलिमेंट इज द थर्ड ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमें पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस है। तो आपको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, हैलोजन ग्रुप और नोबल गैस ग्रुप, ये ग्रुप्स आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयोडीन सॉलिड है, तो ब्रोमीन क्या होगा? ब्रोमीन है हमारा लिक्विड स्टेट में। ब्रोमीन एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर का काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या है?
तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ठीक है दोस्तों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है वो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है दोस्तों, अब एसी करंट, एसी जो करंट होता है मींस अल्टरनेटिंग करंट, वो ऑसिलेटरी मोशन में चलता है। ऑसिलेटरी मोशन में चलता है मींस कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो और डायरेक्ट करंट कैसा होता है? डायरेक्ट करंट वेव की तरह होते हैं, वो वेव्स की तरह पूरा घूमते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड बिफोर द वाटर इवेपोरेट्स कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों है दोस्तों, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आपको टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दिखा रहा हूं। जब आइस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तब वो 0 डिग्री से 0 डिग्री आइस को वाटर में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो 0 डिग्री पे ही होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है। और जब हम उसकी हीट बढ़ाते हैं और वो इवेपोरेट होने के स्टेट पर आ जाता है तब भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ना उससे बढ़ता है ना उससे कम होता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर है और यहाँ पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ गया कांस्टेंट टेम्परेचर का व्यास क्यों, वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 60। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से ऊपर है तो उसको हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 60% क्या होगी? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 60% होगी हमारी ड्राई एयर। ठीक है दोस्तों, वाइल स्टडिंग एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन होप्स एपैरेटस, मैं आपको होप्स एपैरेटस दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा होप्स एपैरेटस। अब होप्स एपैरेटस के आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है और नीचे का टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो वही हमें यहाँ पर अपने कोरिलेशन में लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारा वाइल स्टडिंग द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन होप्स एपैरेटस द अपर टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर इज। अब ऊपर वाले थर्मामीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री है और नीचे वाले थर्मामीटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, तो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर हाई है तो उसको एनोमलस बिहेवियर का प्रॉपर्टी है। वो किसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों? वो है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की। तो वैसे ही शर्ड आइस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड आइस बॉल, जिसे हम गोला कहते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजलेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसको कहते हैं रिजलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम हमारे। स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसका यूनिट है जूल पर केजी। अब स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूनिट है हमारा जूल पर केजी। तो वैसे ही हमें बताना है कि स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर यूनिट क्या होगा। उसका यूनिट होगा कैलोरी पर ग्राम। ठीक है दोस्तों, उसका यूनिट होगा कैलोरी पर ग्राम। 2n1 मीन्स यहाँ पर n है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये क्या होगा हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और वही दिया है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो वैसे ही यहाँ पर 1 and 2 मीन्स इसका टोटल अपोजिट हो जाएगा। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 मीडियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003। ठीक है, तो वैसे ही हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा दोस्तों? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.33454। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है दोस्तों, अब कॉन्वेक्स लेंस को हम कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। वैसे ही कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं? तो कॉनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नियर साइडनेस मीन्स पास का न दिखना, तो उसमें क्या होता है? आई इलोंगेटेड हो जाता है, आई बॉल इलोंगेटेड आई बॉल। अब फार साइडनेस, अब दूर का जब हम नहीं देख सकते तो उसमें क्या होता है? रिलैक्स्ड आई होता है। अब हम फार देखने के लिए हमें रिलैक्स देखना पड़ता है, पर नियर का देखने के लिए हमें आई इलोंगेटेड करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट एट 2f1 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आप यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है हमें
2f1 ऑब्जेक्ट एट 2f1 इन कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज एट 2f2। अब देख सकते हैं आप इमेज में भी 2f1 में अगर हमने इमेज रखी तो वो हमें मिलेगी कहाँ, 2f2 में मिलेगी। तो वैसे ही हम अगर उसको to f1 पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को f1 पर रखेंगे, तो वो कहाँ मिलेगी हमें, नियर द फोकस मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर से नियर साइडनेस, कॉन्केव लेंस, अगर उसमें कॉन्केव लेंस यूज होता है तो फार साइडनेस में कौन सा लेंस यूज होता है, तो फार साइडनेस में हमें यूज करना पड़ता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, नंबर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 1। सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस कितने लगते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस लगते हैं एक ही कॉन्वेक्स लेंस लगता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फोकल लेंथ का यूनिट है मीटर, तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमें इमेज दी गई है, अब इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मायोपिया आई दिखाए गए हैं, तो मायोपिया आई में हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर हाइपर मायोपिया दिया है, हाइपर मायोपिया आई में हम यूज करते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। नेक्स्ट इमेज है, हमें इस इमेज से हमें पता चलता है कि वो जो इमेज है कहाँ पर फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट नियर द लेंस, लेंस के पास इमेज फॉर्म हो रही है, लेंस के पास इमेज फॉर्म हो रही है। बट इस इमेज में वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जा रही है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर जा रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम फोकस से अवे है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ब्रास किससे बनता है, ब्रास बनता है जब हम एल्यूमिनियम मेटल को और जिंक को एक साथ करते हैं, तब जाकर हमें ब्रास मिलता है। तो वैसे ही ब्रॉन्ज कैसे मिलेगा हमें, तो ब्रॉन्ज हमें मिलेगा जब कॉपर और जिंक मेटल को हम मिलाएंगे, तब हमें ब्रास मेटल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेशर कुकर एनोडाइजिंग, तो सिल्वर प्लेटेड स्पून इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब प्रेशर कुकर जो है वो एनोडाइजिंग से यूज करते हैं हम उसमें, तो सिल्वर प्लेटेड स्पून उस पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग मेथड यूज करते हैं, तो ऑक्साइड ओर को हम कौन सा यूज करेंगे, ऑक्साइड ओर को हम सल्फेट सॉल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो बॉक्साइड एल्यूमिनियम ओर, बॉक्साइड से एल्यूमिनियम ओर, सो कैसिटराइट को हम रिएक्टिव मेटल। ठीक है दोस्तों, मेटल शीट मेलेबल, सो इलेक्ट्रिक वायर क्या होगा, डक्टाइल होगा। ठीक है, जिंक सल्फाइड को हम रोस्टिंग मेथड यूज करते हैं, तो जिंक कार्बोनेट पे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3, अब कोरोजन ऑन कॉपर Cu+H2। ठीक है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, बट आयरन इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। मीन्स वो कार्बन का फॉर्म है और वो एक मेटल कार्बन का ये है जो इलेक्ट्रिक इंसुलेट होने देता है, इंसुलेटर है, बट आयरन है इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट मेटल Na, हार्ड मेटल Cl, सॉफ्ट मेटल सोडियम, हार्ड मेटल कैल्शियम। क्लोरीन एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग मेथड, सो गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। यहाँ पर गलती से ये दो आ चुके हैं, यहाँ पर एक, यहाँ का एक, यहाँ चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ब्रॉन्ज एलॉय, सो टीन कॉपर प्लस Zn। ठीक है, सॉलिड आयोडीन, लिक्विड ब्रोमीन। ये क्वेश्चन हमें ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर ऊपर भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रो। अब O है, यहाँ पर HO है, HO, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपेन। ठीक है, अब CH3COOH, अब CH3CO, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो मिथेनिक। अब OOH है, एसिड होगा ये, मिथेनिक एसिड, मीथेन एसिड। ठीक है, कीटोन क्या है, CO, तो ईस्टर का क्या है, सिर्फ O। ठीक है, साइक्लोहेक्सॉन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, आइसोब्यूटेन, स्ट्रेट चेन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड यूज होगा। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को अगर हम जलाएंगे तो उससे हमें ब्लू फ्लेम मिलेगी, पर जब हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को हम बर्न करते हैं तो उससे हमें
रेड फ्लेम मिलेगी। कौन सी फ्लेम? रेड कलर की फ्लेम। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ हमारा कोरिलेशन खत्म होता है दोस्तों। अब हम आते हैं ऑड वन आउट की तरफ। ऑड वन आउट, अब एफ के सी एल और एल, अब एक्सप्लेन भी करना है दोस्तों इसे, एफ के सी एल और एल। अब आपको मैं फिर से पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं। सो दोस्तों इसके दो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। एक तो एफ सी एल और आई ये तीनों एलिमेंट जो है हैलोजन है, और सिर्फ के कौन सा है? अल्कलाइन मेटल है। ये एक रीजन हो सकता है। या फिर अब ये जो है एफ सी एल आई ये पी ब्लॉक में है और के एस ब्लॉक पर है, इसलिए भी वो ऑड वन आउट हो सकता है। पर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसमें लिथियम जो है वो ऑड वन आउट है। बेरिलियम, हीलियम, नियॉन और आर्गन, तो इसमें हीलियम ऑड वन आउट है। गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, कैल्शियम, तो इसमें कैल्शियम ऑड वन आउट है। ठीक है दोस्तों, बोरॉन, अर्साइन, जर्मेनियम, गैलियम, इसमें बोरॉन ऑड वन आउट है। डोबेरियन, न्यूलैंड, मेंडेलीव और मोस्ली, अब इन तीनों ने अपनी तरफ से यहाँ पर क्या दिया था? पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था, पर मोस्टली ने ये नहीं किया था, इसलिए मोस्टली ऑड वन आउट है। फ्लोरीन, बोरॉन, ब्रोमियम, क्लोरीन, इसमें बोरॉन ऑड वन आउट है। ये पूरा पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पूरा पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस है। कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और नियॉन, ऑक्सीजन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन की स्पेलिंग आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नियॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम। अब इसमें ऑड वन आउट है बेरिलियम। यहां पर फिर से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें मैग्नीशियम ऑड वन आउट है। वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर, सो इसमें ऑड वन आउट है एमीटर। ठीक है दोस्तों, लाउड स्पीकर, मैग्नेट, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक वेव्स तैयार होती है, बट ये मैग्नेटिक वेव खुद तैयार करता है, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर ये तैयार करता है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। फ्यूज वायर, बैट कनेक्टर, रबर ग्लोव्स, जनरेटर। अब फ्यूज वायर, रबर ग्लोव्स या फिर सो यहाँ पर गलत है दोस्तों इसका आंसर बैट कंडक्टर नहीं है, इसका आंसर है दोस्तों जनरेटर। क्योंकि फ्यूज वायर हो, बैट कंडक्टर हो या रबर ग्लव्स हो, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, पर इस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये इलेक्ट्रिक जनरेट करता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो इसका ऑड वन है जनरेटर। टंगस्टन, निक्रम, एल्यूमिनियम या आयरन, तो इसमें एल्यूमिनियम ऑड वन आउट है। बॉयलर, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर इलेक्ट्रिक बेल, तब बॉयलर, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक बेल ये तीनों इलेक्ट्रिक के ऊपर सोलर के ऊपर बेस है, पर इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो इसमें कन्वेक्शन ऑड वन आउट है। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और अर्क पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो इसका ऑप्शन है अर्क पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल, अर्ग, कैलोरी या फिर न्यूटन, तो इसमें ऑड वन आउट है अर्ग। रेनबो, अर्थक्वेक, सनसेट और सनराइज, अब ये तीनों जो है एनवायरमेंटल फैक्टर है, पर ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज, तो इसमें फोकल लेंथ है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या प्रिज्म, तो इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑड वन आउट है। आई लेंस, रेटिना, सेरिबेलम, कॉर्निया, सो इसमें सेरिबेलम ऑड वन आउट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें इमेज डिस्टेंस है। आई पीस, मैग्नीफायर, कैलाइडोस्कोप, टेलीस्कोप, तो ये मैग्नीफायर है। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, सल्फर, तो इसमें सिल्वर ऑड वन आउट है। बोरॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, तो ये इसमें क्लोरीन ऑड वन आउट है। कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी, ब्रास, मर्क्यूरी ऑड वन आउट है। ब्रास, ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस, स्टील, तो इसमें ऑड वन आउट स्टील है। टीन, एलॉयड, एनोडाइजिंग, फ्लोटेशन, इसमें एलॉय ऑड वन आउट है। जिंक कोटिन, टीनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कैल्किनाइजेशन, तो इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Na, सोडियम, पोटेशियम,
कॉपर या लिथियम। तो इसमें कॉपर है हमारा ऑड वन आउट, क्योंकि CuNa, K और Cl, ठीक है। इथिलीन, स्टाइलिन, प्रोपेलिन या टिफ्लॉन, इसमें ऑड वन आउट है स्ट्राइलिन, ठीक है दोस्तों। तो ब्यूटेन, मीथेन, बेंजेन, ओजोन, तो यहाँ पर बेंजेन ऑड वन आउट है। CH4, C2H6, C5H12 या CaCO3, तो इसमें ऑप्शन है CaCO3, ठीक है दोस्तों। H4, C2H6, C5H12 और CaCO3, तो इसमें गलत ऑप्शन है, ऑड वन आउट है CaCO3, ठीक है। C2H2, C3H8, C2H6 और CH4, तो इसमें ऑप्शन गलत ऑप्शन है C3H8, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है स्पुतनिक, मून, स्वयं या चंद्रयान। नेक्स्ट है हमारा स्पुतनिक, मून, स्वयं या चंद्रयान। तो ये स्पुतनिक, स्वयं और चंद्रयान ये मून मिशन है, पर ये इसका और ये मून एक सैटेलाइट है, ठीक है, हमारा नेशनल सैटेलाइट है, पर ये हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो इसका ऑप्शन है मून, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो टिल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द आयुषी क्लासेस, हैव अ नाइस डे।